हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको मॉक 45 या पीजीटी ज्योग्राफी 2 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, योजना के लिए प्रभावी छूट प्रतिशत क्या होगी। मतलब इसने बोला 6 खरीदने पर 2 मुफ्त मिल रहे हैं, तो उसमें ये बताना है उसे छूट कितने मिली, उसे छूट प्रतिशत बतानी है। मतलब टोटल चीज़ कितनी थी, 6 2 8, टोटल चीज़ तो 8 थी ना, तो 8 में से 2 की छूट मिल रही है। तो जब 2 की छूट मिल रही है तो पैसे 6 के देने पड़ेंगे ना। मतलब इसका मतलब है 6 खरीदी है, तो 6 तो खरीदी है और 2 मुफ्त दी है, मतलब टोटल चीज़ तो 8 है ना। तो टोटल चीज़ 8 है और उसमें से 6 खरीदी है और 2 मुफ्त मिली है। तो हमसे पूछा छूट प्रतिशत क्या होगा। छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या कहते हैं, छूट ऊपर अपॉन में टोटल नीचे इंटू 100। तो छूट कितनी है, 2 की, तो 2 अपॉन में टोटल कितने, 6 + 2 8, तो 2 अपॉन 8। परसेंटेज निकालने इंटू 100, तो काट देंगे 2 2 4 जा 8 और 4 से 100 कर जाएगा 25 पे, तो कितना आ गया 25%। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक, मतलब इस क्वेश्चन में बोला 6 खरीदने पर 2 मुफ्त पाए, योजना में ये बताना है कि छूट की प्रतिशत कितनी होगी। मतलब टोटल चीज़ तो 8 हो गई ना, 6 खरीदी और 2 मुफ्त, तो 8 चीज़ होगी उसका। तो उन 8 चीज़ों में से 2 मुफ्त मिल रही हैं, तो हमें क्या निकालना है, छूट प्रतिशत निकालना है। छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, छूट ऊपर अपॉन में टोटल नीचे इंटू 100। तो छूट कितनी है, 2 की छूट मिली, अपॉन में टोटल कितने हैं 8 इंटू 100। इसको सोल्व करके कितना आ गया 25%। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किस दर से पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। मतलब ये कह रहा है कोई धनराशि जो है अपने आप की 3 गुना हो रही है 10 वर्ष में, तो हमें उसका रेट बताना है। तो आप देखो, कोई धनराशि 100 थी, 100 से 3 गुना हो गया 300 हो गई, तो इस पे जो साधारण ब्याज होगा वो साधारण ब्याज कितना आएगा, 300 - 100 200, साधारण ब्याज आ गया 200। अगर हमें निकालना है रेट कैसे निकालते हैं, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी साधारण ब्याज होता है अपॉन में डिवाइड कर दो किससे, टाइम से। साधारण ब्याज कितना निकाला हमारा 200 और टाइम कितना है 10 साल, अपॉन 10, 0 से 0 कट के कितना आ गया 20, तो 20% इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 945 मीटर की दौड़ में राजीव 75 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। मतलब 945 मीटर की दौड़ है जिसमें राजीव 75 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और महेश 105 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। ठीक है, महेश जो है 105 सेकंड में पहुंचता है और राजीव 75 सेकंड में पहुंचता है। तो राजीव महेश की को कितनी दूरी से हराता है। मतलब ये पूछ रहा है राजेश जो है महेश से को कितनी दूरी से हराता है। मतलब अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एक टाइम पे देखेंगे, एक टाइम पे दोनों ने कितनी डिस्टेंस ली है। जब हम दोनों की एक ही टाइम पे डिस्टेंस निकाल लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने कितनी डिस्टेंस ली, वो उसने दूसरे को कितनी डिस्टेंस से हराया है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि राजीव महेश को कितनी दूरी से हराया, मतलब राजीव ने हराया है, राजीव ने महेश को हराया ना, तो राजीव ने पूरी कंप्लीट रेस कर ली थी। और राजीव ने कंप्लीट रेस कितने में कर ली थी, राजीव ने 75 सेकंड में पहुंच गया था अंतिम बिंदु पर। मतलब 75 सेकंड में राजीव ने पूरी कर ली थी। तो इसका मतलब है 75 सेकंड में हमें निकालना पड़ेगा कि महेश कितना चला है। राजीव तो 75 सेकंड में 945 मीटर चल रहा है, तो 75 सेकंड में उसने 945 की रेस खत्म कर दी। तो अब हम अगर महेश की 75 सेकंड में निकाल दें कितना चला है, तो ये देख लेंगे कि कितने ज़्यादा से वो रेस जीता। मतलब हम महेश की निकाल के 75 सेकंड में, तो उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा वो कितनी आगे से, मतलब कितने से जीता है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं, जो हमारे पास महेश है, महेश की स्पीड निकालेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम महेश की क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, क्योंकि महेश की डिस्टेंस चाहिए हमें। तो महेश की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। चलो टाइम तो हमें पता है, स्पीड हमें महेश की नहीं पता, सबसे पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 945 और टाइम कितना है, टाइम दे रखा है महेश का 105, तो 105 को 945 से काटेंगे कितना कट जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी 9 मीटर पर सेकंड। तो 9 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस कितनी चली उसने 75 सेकंड में। तो डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 9 और टाइम कितना है 75 सेकंड, तो कितना आ गया 675 मीटर। तो वो उसने कितनी चली 675 मीटर। मतलब जो महेश है, महेश ने 75 सेकंड में कितनी चली है 675 मीटर चला है। और जो
राजीव है वो कितना चला है 945 75 मिनट। तो कितने से जीता है, तो माइनस कर दो 945 में से 675 माइनस का कितना बचा 270, मतलब वो 270 मीटर की दूरी से जीता है। तो आंसर इज 270। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि द स्पीड ऑफ बस, बस की गति 4 मीटर पर सेकंड है। बस की गति क्या रखिए 4 मीटर पर सेकंड, और बस द्वारा 8 घंटे 40 मिनट की तय दूरी करता है। मतलब और जो मतलब कोई दूरी है जो बस कितने घंटे कितने टाइम में पूरा करता है 8 घंटे 40 मिनट में, और उस बस की क्या दे रखी है गति दे रखी है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आंसर हमें किलोमीटर में निकालना है, दूरी हमें किलोमीटर में बतानी है। तो इस गति को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। तो हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्पीड कितने हैं 4 है, तो 4 को क्या कर दिया 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगी हमारी स्पीड किलोमीटर में। और टाइम कितना दे रखा है 8 घंटे 40 मिनट। तो इसको घंटे में बना लेंगे, 8 घंटे तो हमारे पास है, प्लस में 40 मिनट को घंटे में बना लेंगे। 40 मिनट को घंटे में कैसे बनाएंगे 60 से डिवाइड करके, 60 से डिवाइड करके। क्यों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मतलब 60 घंटे में कितने मिनट होती है 60 घंटे में 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा 40/60। तो वही चीज़ हमने की है, तो काट देंगे 20 से 20 दूनी 4 और 20 से 60। तो क्या बन गया हमारे पास 8 + 2/3। तो इसका एलसीएम लेके एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे 1 है तो 1 3 से गुना करनी पड़ेगी, 8 से 24, 24 + 2 26। तो 26/3 आ गया कितना 26 अब काट दो 3 6 18, तो कितना बन गया 24 × 6/5। इसको 24 × 26/5 बन गया। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 124.8। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी एक मोबाइल फ़ोन 680 में बेचता है। मतलब एक आदमी जो है एक मोबाइल फ़ोन को 680 में बेचता है और उसे हानि होती है, मतलब उसे कुछ ना कुछ हानि होती है। यदि उसने इसे 1100 में बेचा होता, अगर उसने 1100 में बेचा होता तो उसे लाभ, उसका लाभ पिछली हानि का दुगुना होता है। मतलब जो उसे लाभ होता, जो प्रॉफिट होता, उसे जो हानि हुई है पहले उसका दुगुना होता, मतलब 2 गुना लॉस का ये होता है। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य बताना है, तो मतलब प्रॉफिट लॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में से डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/1। मतलब प्रॉफिट कितना है 2 और लॉस कितना है 1। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ पे हमने लिख लिया क्रय मूल्य। कोई चीज़ हमने खरीदी, हमें पता नहीं कितने की खरीदी, तो उसने एक चीज़ को कितने पे बेचा है 680 पे बेचा है। कितने पे बेचा है 680 रुपये में बेचा है। तो जो 680 में बेचा तो उसे हानि हुई है, तो हानि कितनी की हुई है, हानि हुई है 1 की। तो मतलब लॉस हुआ है 1 का, लॉस हुआ है। ठीक है, 1 का क्या हुआ लॉस। फिर उसने बोला है उसने चीज़ कितने में बेची 1100 में। कितने में बेची 1100 में। जब उसे हुआ लाभ, तो लाभ कितने का हुआ 2 का, तो लाभ हुआ 2 का, प्रॉफिट हुआ 2 का। ठीक, तो हमसे ये पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या हुआ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। 1100 - 680 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 420 आ गया। अब इसमें डिफरेंस देख लेंगे कितना, ये 1 का प्रॉफिट, सॉरी 2 का प्रॉफिट 1 का लॉस, 2 + 1 3, डिफरेंस आ गया 3 का। तो 3 से कर देंगे डिवाइड, तो क्या बन गया, काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 140 आ गया। कितना आ गया 140। तो 140 जो है ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है। किसकी आई है 1 यूनिट की वैल्यू। मतलब हम इस 1 यूनिट की वैल्यू मान लेते हैं 140। तो मतलब 140 का क्या हुआ है, इसे एक क्या है लॉस है। तो मतलब 140 का इसे लॉस हुआ है। कोई चीज़ 680 में बेच रहा है, तो कोई चीज़ 680 में बेच रहा है, इसे लॉस हो रहा है 140 का, तो इसका मतलब है उसने जाते में खरीदी होगी। तो 680 में उसने बेची, 140 का उसे लॉस है, तो 140 उसमें ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 8 4 12 हाथ से लगाए 6 7 8। तो उसने 820 में खरीदी होगी वो चीज़, क्योंकि 680 में बेच रहे हैं और 140 का उससे लॉस है, तो खरीदी ज़्यादा में होगी। तो 140 अगर उसमें जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितने में खरीदी होगी। कितने में खरीदी 820। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अब।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष में 16% बढ़ गई। तो एक शहर की जो जनसंख्या है वो एक वर्ष में कितनी बढ़ गई, 16% बढ़ गई। और वो कितनी हो गई, 16 बढ़ के 67,744 हो गई। तो प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक जनसंख्या बतानी है। सबसे पहले रेट कितना है, 16%। 16% को फ्रैक्शन में तोड़ लो। तो कैसे तोड़ेंगे, परसेंट हटा के अपन 100 कर लिए, 2 से कट जाए 2 8 16, 2 50 100, ठीक। इसके बाद 2 चौक 8, 2 25, 4/25 आ गए। तो मतलब पहले साल जो जनसंख्या है 25 से कितनी होगी, 29। 25 से कितनी होगी, 29। तो लास्ट में कितनी होगी, 29। और इन्होंने बताया लास्ट में कितनी होगी, लास्ट में होगी 6,67,774। तो 29 यूनिट किसके बराबर, 67,774 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 67,774/29। तो हमसे पूछा जनसंख्या की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी होगी, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 25 यूनिट कितना आ जाएगा, 67,744/29 इंटू 25 करें। इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा आंसर, 58,400। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, मतलब कोई समकोण त्रिभुज है, मतलब ये त्रिभुज दे रखा है, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। जो समकोण बना रहे हैं ये जो दो भुजा है उनमें से एक भुजा कितने की है, एक भुजा कितने की है, 12 सेंटीमीटर की। तो जब 12 सेंटीमीटर की है तो एक भुजा हमने मान ली 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो फिर फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। जो ये हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ बतानी है, मतलब हमें इसकी लेंथ बतानी है ये कितनी होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज के थ्योरम से निकाल देंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर हमें BC का स्क्वायर पता चल जाए तो हम निकाल देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है समकोण त्रिभुज का वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। और जो क्षेत्रफल होता है किसी भी समकोण त्रिभुज का वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 30 इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना दे रखा है, सॉरी हाइट कितनी दे रखी है, ये हाइट हमारी कितने 12 इंटू बेस हमें पता नहीं है, बेस ये पता नहीं है, तो बेस निकालना है। तो 2 6 12, तो 6 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो B इक्वल टू कितना आ गया, 6/30/6। तो 6 कट जाएगा, 6 पंजे 30। तो बेस कितना आ गया हमारा 5। अब ये साइड पता चल गई, ये साइड पता चल गई। अब तो ये तो निकल जाएगा कैसे, सीधा हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाना है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है, AB कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना बन गया 169। तो AC की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। 169 का या तो आपको स्क्वायर रूट याद हो तो 169 का सीधा स्क्वायर रूट होता है 13। अगर 13 रूट याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसका क्या करके निकालेंगे, फैक्टर करके निकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि यदि A निवेश राशि को दर्शाता है, मतलब A जो है निवेश राशि को दर्शाता है, मतलब प्रिंसिपल जो है हमारा मूलधन क्या है A। M वर्षों की संख्या को दर्शाता है, मतलब जो वर्ष है, वर्ष की संख्या को कौन दर्शाता है, M। और P प्रति वर्ष ब्याज दर से प्रतिशत को दर्शाता है, मतलब P किसको दर्शाता है, उसके ब्याज दर को दर्शाता है, रेट को दर्शाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज जब वार्षिक रूप से संयोजन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मतलब ब्याज जो है पूरे वर्ष का हो, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो वो बताना है। तो सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में देख, जो हमारी अमाउंट है, जो हमारा मिश्र धन है वो कितना होता है, मिश्र धन होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू में 1 + R/100 R मतलब रेट, T मतलब टाइम, ठीक। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, मिश्र धन निकालने का। तो हमसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P प्रिंसिपल अपॉन में मतलब मूलधन अपॉन इंटू 1 + R/100 इंटू T फॉर टाइम, माइनस कर देंगे P को, मतलब माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, मूलधन को। अब इसको रख दो, CI हमें निकालना है इज इक्वल टू, हमने जो मूलधन है, मूलधन क्वेश्चन में क्या माना था, मूलधन माना था A को, तो P की जगह क्या आ गया A इंटू 1 प्लस जो रेट था, रेट को हमने क्या माना है क्वेश्चन में P, रेट को क्या बोला क्वेश्चन में P, तो R की जगह P आ गया अपॉन 100 इंटू में टाइम को क्या बोला क्वेश्चन में, टाइम को बोला है, टाइम को देखो, टाइम को क्या बोला है, टाइम को बोला है इन्होंने, टाइम को क्या बोला है,
प्रतिवर्ष दर पर दर्शाता है। टाइम को बोला इसने m, तो हम टाइम की जगह क्या लिख देंगे, टाइम की जगह लिख देंगे m, टाइम की जगह क्या लिख दिया m, माइनस प्रिंसिपल जो मूलधन है वो क्या है a, तो हमारा आंसर क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज a इंटू 1 + p/100 की पावर m माइनस a। तो कौन से ऑप्शन में ये चीज़, पहले ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि सिंप्लीफाई करना है किसको, 11 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस ब्रैकेट में -6 + 5 ब्रैकेट में डिवाइड करके 3 से, तो 8 - 6 - 8 - 11/3। तो सबसे पहले ये कैसे करेंगे हम, बोर्ड मास से। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देखो ब्रैकेट सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 11 एज इट इज़ रख दिया, माइनस का ब्रैकेट करके 8 माइनस, इसको सोल्व करेंगे पहले अंदर वाले ब्रैकेट, -6 + 1 -6 + 5 कितना बन जाएगा, -1, तो -1 लिख दिया, ब्रैकेट डिवाइड कर रहे हैं 3 से। अब क्या 11 ऐसे लिख दिया, माइनस ब्रैकेट खोल के 8 माइनस इंटू माइनस का बन जाएगा प्लस, तो प्लस का 1, 8 + 1 ब्रैकेट बंद, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 8 + 3 11, तो -6 - 8 प्लस हो जाएंगे पर साइन माइनस का, तो -14, और -14 - 11 कितना बन जाएगा, -25, तो -25, तो 11 में से 25 गए कितना बन जाएगा, -14। ठीक, अब क्या करें, 8 + 1 क्या बन गया, 9, तो 11 - 9 डिवाइडेड बाय 3/-14। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 9 को 3 से, कितना बन जाएगा, 3, तो 11 - 3/-14, तो यहाँ से 11 - 3 क्या बन जाएगा, 8, तो 8/-14। अब काट देंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो -4/7 आंसर है। तो इस ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो इसका आंसर आएगा -4/7 इन्होंने गलत ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब एक दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 940 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। मतलब वो 1 किलोग्राम का वजन नहीं लेता, वो लेता है 940 किलोग्राम का वजन लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में बोला है जो उसने क्रय मूल्य है वो किसका लिया है, दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब अपने क्रय मूल्य पर बेचता है। उसका क्रय मूल्य क्या है, अपने क्रय मूल्य पर बेचता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, तो उसने बोला है वो जो है किसी चीज़, मतलब कि लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 940 ग्राम वजन को उपयोग करता है, मतलब उसने 1 किलो की जगह 940 ग्राम का वजन तोल के उसे बेच दिया। पर वो बेचा, देख कोई चीज़ थी 1 किलो थी, वो हज़ार ग्राम होती है 1 किलो में, तो 1000 का मतलब उस पर जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 1000, क्रय मूल्य कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, तो उसने जो है 1000 की जगह कितने ग्राम बेची, 940 ग्राम, तो मतलब 940 ग्राम बेची है, तो 940 ग्राम बेची है, तो मतलब उसने जो खरीदी होगी 940 ग्राम खरीदी होगी, उसने जो खरीदी होगी 940 ग्राम खरीदी होगी ना, तो उसने जो पैसे खरीदने में दिए होंगे वो 940 के दिए होंगे, तो सीपी कितना होगा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 940। ठीक है, तो जो वो बेच रहा है, बेच वो 1 किलोग्राम के हिसाब से रहा है, बेच वो किसके हिसाब से रहा है, 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम बेच रहा है 1000 रुपये की, पर वो पैसे किसके ले रहा है, वो चीज़ कितने की दे रहा है, 940 ग्राम चीज़ दे रहा है, और पैसे ले रहा है 1000 के, तो कितने में बेच रहा है, 1000 में। खरीदी उसने 940 में, बेच 1000 में रहा है, तो प्रॉफिट बताना कितना हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, 60 का, अपॉन सीपी कितना, 940 इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6.38%। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, अपने क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका क्रय मूल्य कितना, 1 किलो का क्रय मूल्य होगा, मतलब 1000 ग्राम की होगी चीज़, तो वो कितने में बेचेगा, 1000 में बेचेगा। इसने खुद बोला ना क्वेश्चन में, वो बेचता है अपने क्रय मूल्य पे, तो इसका जो क्रय मूल्य है, 1 किलो चीज़ है, 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 ग्राम होती है 1 रुपये की चीज़, तो 1000 ग्राम हो गया 1000 रुपये की, तो वो कितने में बेचता है, 1000 रुपये में बेचता है। तो फिर उसने बताया है कि 1 किलोग्राम के बजाय वो 940 ग्राम का वजन का उपयोग करता है, मतलब उसने 940 1 किलोग्राम वजन नहीं लेता, वो वजन लेता है 940 ग्राम, तो उसने 940 ग्राम खरीदी होगी, तो 940 ग्राम खरीदी होगी, तो कितने में खरीदी होगी, 940 रुपये में, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 940। पर उसने जो 940 ग्राम को 1 किलोग्राम वाले पैसे पे बेच दिया, मतलब 1000 रुपये में बेच दिया, समझ रहे हो ना, तो कितने का फ़ायदा, 60 का फ़ायदा।
तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, प्रॉफिट कितना है 60 का, अपॉन सी पी कितना 940 इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाए। अगर आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं इस दोबारा कोशिश करूँगा इस चीज़ को समझाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 छात्र और 2 शिक्षकों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। तो 12 छात्रों का और 2 शिक्षकों का जो औसत वजन है वो कितना है 58 ग्राम। यदि 72 किलोग्राम वजन के वाले 2 और शिक्षक का समूह में शामिल किया जाता है, अगर 72 किलोग्राम वजन के 2 और शिक्षक समूह में शामिल हो जाते हैं तो समूह का औसत वजन क्या होगा। तो हमें औसत वजन निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर नीचे। अब एक चीज़ देखो, 12 तो टोटल सम कैसे निकालते हैं, जो हमारा औसत होता है औसत की गुणा कर देते हैं किसमें, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कह लो या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। तो 12 छात्र हैं, 12 छात्र का औसत वजन क्या है, 12 छात्र का औसत वजन दे रखा है 58 किलोग्राम। तो 58 किलोग्राम 12 छात्रों का ना, सुन 12 छात्र हो गए और 2 शिक्षक हो गए, कितने 12 छात्र और 2 शिक्षक हो गए, और उसका औसत वजन दे रखा है 58। तो कितना हो गया 12 + 2 14। तो 58 क्या बताया मैंने, सम निकालने के लिए जो औसत होते हैं औसत की गुणा कर देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, ठीक है। स्टूडेंट कितने हो गए 12 छात्र और 2 शिक्षक कितने हो गए 14, और औसत वजन कितना 58। तो सम निकालने के लिए क्या करें 58 की गुणा कर देंगे 14 में। फिर उसने बोला 72 किलोग्राम वजन के 2 और शिक्षक आ गए, तो 72 किलोग्राम के 2 और आगे, मतलब सम कैसे निकालते हैं, जो उसका वजन होता है इनटू में कर देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 2 स्टूडेंट है, 72 उसका वजन है, तो 2 × 72, ठीक है, या उसको प्लस कर देंगे इसमें, अपॉन में टोटल नंबर आएंगे 14 ये, और 2 शिक्षक और जुड़े तो कितने होंगे 16। तो 14 × 58 कितना बन जाएगा 812, प्लस 2 × 72 बन जाएगा 144 अपॉन 16। तो 812 प्लस 144 कितना बन गया 956 अपॉन 16। इसको डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा 59.75। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और ए सी इसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में। यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन है। अगर तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू कर दिया तो वो कितने टाइम में काम को ख़त्म कर देंगे, हमें ये बताना है। अब देखो, ए बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी सी उसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं, और ए सी उसी काम को मिलकर 30 दिन में करते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम ले ले तो पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, तो टोटल वर्क हो गया 7। अगर इस टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो 60 / 15 कितना बच गया 4। तो ए बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 4। तो 60 / 20 कितना बच गया 3। बी और सी ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 3। तो अब 60 / 30 कितना बच गया 2। ए प्लस सी ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 2। तो अब ये देख लो, इन तीनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, मतलब a + b + b + c + a + c, सारे 2 बन गया। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन गया 2 × a + b + c इसी बराबर होगा कितने 4 + 3 7 + 2 9 9। तो यहाँ से a + b + c की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो मतलब a + b + c मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9/2 काम कर रहे हैं। अब हमें निकालना है टाइम, कितने टाइम में टोटल काम कर देंगे। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ऊपर अपॉन में एक दिन का काम नीचे। तो ए बी सी तीनों का टोटल काम कितना 60, अपॉन में एक दिन का काम है 9/2। तो ये डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या बनेगा 60 × 2/9। तो 3 से कट गया 3 20 60 और 3 3 9 कितना बनेगा 40/3। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13 सही 1/3। तो 13 सही 1/3 में ख़त्म कर देंगे, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मतलब एक राज्य में 6 बिजली उत्पादन है, मतलब एक राज्य में 6 बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। तो उसका ग्राफ नीचे दे रखा है। एक वास्तविक उपलब्ध ऊर्जा को दर्शाता है जो कि 150 गीगावाट से अधिक स्थापित क्षमता वाले किसी भी
संभव बड़ा षड्यंत्र कहा जाता है, और 150 गीगावाट से कम स्थिति वाले को हम छोटा षड्यंत्र कहते हैं। मतलब इसने बताया है कि जो इसने क्या किया, 6 बिजली उत्पादन लगाया इसने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 उत्पादन लगाए बिजली के। तो इसमें एक तो है किसका, एक तो है वास्तविक उत्पादन और एक है स्थापित उत्पादन, ठीक है। एक वास्तविक उत्पादन और एक है कौन सा, स्थापित उत्पादन, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये वाला तो है हमारा वास्तविक, ये है स्थापित, ठीक है। ये वास्तविक है और ये होगा हमारा स्थापित। एक मिनट रुको, इसने बोला है वास्तविक उत्पादन और क्षमता का अनुपात बताना है। तो मतलब इसने ये बताया, मतलब एक जो है इसने क्या दे रखा है, एक 6 बिजली उत्पादन दे रखे हैं, 6 बिजली उत्पादन दे रखे हैं, जिसमें उन्होंने बता रखा है, क्या बता रखा है, इन्होंने बता रखा है कि एक इसमें वास्तविक उत्पादन है, एक स्थापित उत्पादन है। मतलब ये वाला हमारा वास्तविक उत्पादन है, ये वाला हमारा स्थापित उत्पादन है। ये वास्तविक उत्पादन है, ये है स्थापित उत्पादन, वास्तविक उत्पादन, स्थापित उत्पादन, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, निम्नलिखित में से किस संयंत्र में अधिकतम क्षमता उपयोग होगी। मतलब इसमें से ये बताना है किस संयंत्र में सबसे अधिक क्षमता होगी, किस में सबसे अधिक क्षमता होगी। वो क्षमता कैसे निकालेंगे, तो इसमें बता रखा है वास्तविक उत्पादन और स्थापित क्षमता का अनुपात निकाल के। किसका, वास्तविक क्षमता, वास्तविक उत्पादन का और स्थापित उत्पादन का क्षमता निकाल के। मतलब वास्तविक वाला ऊपर, इधर वाले ऊपर, अपोन में नीचे स्थापित वाले, ये वास्तविक वाले, ये स्थापित वाले, ये वास्तविक वाले, स्थापित वाले। तो कैसे निकालेंगे, इसमें से देखना क्षमता किसकी ज़्यादा। पहले वाले का षड्यंत्र का निकालें, 220 है वास्तविक और 250 किसकी है, स्थापित, तो 220/250। दूसरे की वास्तविक क्या है, 180, और स्थापित क्या है 220, तो दूसरे की 180/20। तीसरे वाले की 100 है वास्तविक और 130 है स्थापित, तो 100/130। चौथे वाले की वास्तविक 80 है और स्थापित कितने 100, तो क्या बन गया 80/100। फिर पाँचवें की है इस वास्तविक 65 और स्थापित 80, तो 65/80। लास्ट वाले की वास्तविक है 250 और स्थापित है 300, तो 250/300। अब हमें इसमें से बताना बड़ा कौन सा है, तो ऐसे बड़ा बताना तो मुश्किल है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला जो भी है उन सबका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मतलब 250 का, 220 का, 130, 100, 80, 300, इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, वो एलसीएम आ जाएगा हमारा 8,58,000 आ जाएगा। क्या, कितना एलसीएम आ जाएगा, 8,58,000। तो उस 8,58,000 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाले में 8,58,000 की मल्टीप्लाई कर दी, दूसरे में कर दी, तीसरे में कर दी, चौथे में कर दी, पाँचवें में कर दी, फिर छठे में कर दी। तो फिर इसको सोल्व करेंगे, जैसे हमने पहले वाले को सोल्व किया कितना आ जाएगा, 7,55,040। दूसरे वाले को सोल्व किया कितना आया, 7,02,000। तीसरे वाले को सोल्व किया 6,60,000। चौथे वाले को सोल्व किया कितना आया, 6,86,400। पाँचवें वाले को सोल्व किया 6,97,125 और इस वाले को सोल्व किया 7,15,000। तो सबसे ज़्यादा कौन से वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो है 7,55,040। तो कौन सा षड्यंत्र में, पहले षड्यंत्र में सबसे ज़्यादा क्षमता होगी। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, पहला वाला। ठीक है।